बिहार एक ऐसी जमीन जहां से देश की राजनीति के नए चैप्टर लिखे जाते हैं। यही वो मिट्टी है जहां से जेपी आंदोलन उठा था और यहीं से देश ने बदलाव देखा था। और अब 2025 फिर से एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में सिर्फ कुर्सी का सवाल नहीं है, बल्कि इज्जत और आसमान का भी है। एक तरफ पुरानी पार्टियों का तजुर्बा, दूसरी तरफ नए चेहरे और नए वादे। कोई डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहा है तो कोई सम्मान और सामाजिक न्याय के नाम पे। कहीं कास्ट इक्वेशन का खेल चल रहा है, कहीं यूथ अपनी आवाज उठा रहा है। तो चलिए आज हम देखेंगे 2025 में बिहार चुनाव का पूरा खेल। कौन किससे हाथ मिला रहा है, कौन किस पे आरोप लगा रहा है और जनता का भरोसा किस पे बन रहा है। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं एयरिंग विद शाहिद, बिहार की राजनीति, बिहार इलेक्शन 2025, जहां सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि जज्बात भी है। बिहार चुनाव जब अपने शुरुआती चरणों में था तो वहां पे राहुल गांधी की बहुत सारी रैलियां हो रही थी। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी पर सवाल उठाते हैं और सेंटर पे यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट से जवाब मांगने की कोशिश करते हैं। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, इनकी रैली में से कोई एक नौजवान मोदी जी को गाली दे देता है और वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा उस वक्त पे बन गया होता है। बिहार के चुनाव की गाड़ी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन SIR के थ्रू वहां के वोटर्स का नाम हटा रहा था, जिसमें कुछ फर्जी वोटर्स ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स का भी नाम हटाया गया और अब ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इसकी सुनवाई चल रही है। इस पे दम से विपक्ष सरकार से जवाब मांगता है और पुरजोर इस चीज का विरोध करता है। हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। तेजस्वी यादव जो RJD के सबसे बड़े चेहरा है और महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो सामने आते हैं और कहते हैं जिन भी घरों में बेरोजगारी है उन घरों में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दिया जाएगा। अब अमूमन ये तकरीबन 2.25 लाख 3 लाख सरकारी करोड़ में मिनिमम, बेयर मिनिमम भी बता रहा हूँ, ये इतनी वैकेंसी निकाल भी देते हैं और बेयर मिनिमम सैलरी पर रख भी देते हैं, तो भी क्या ये सरकारी नौकरी दे पाएंगे? इसका जवाब चिराग पासवान अच्छे से देते हैं। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? बिहार की चुनाव की गाड़ी फिर से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि भागलपुर जिले में 1 रुपए में 1000 एकड़ से ज्यादा की जमीन अडानी ग्रुप को दे दी जाती है और उस जमीन में तकरीबन 10 लाख पेड़ हैं। इस चीज का मुद्दा जोर खोर से उठाया जाता है और इसमें तो मैं भी अगेंस्ट हूँ। पहले भले ही इतिहास में इतना भी ये सब हुआ हो, उस टाइम हम छोटे थे, हम बोल नहीं सकते थे, हमारी उतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज हम बड़े हैं और आंखों के सामने जब 10 लाख पेड़ों की कटाई होती है और 1000 एकड़ की जमीन सिर्फ 1 रुपए में किसी प्राइवेट वेंचर को दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा करप्शन का तरफ इशारा कर रहा होता है। ये भी बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। लेकिन देश की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। फिर बिहार की चुनाव की गाड़ी थोड़े से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे मंदिर, मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति फिर से जगह बनाना शुरू करती है। कहीं सीता मंदिर बनाने के नाम पे वोट मांगना शुरू हो जाता है तो कहीं पे अलीनगर का नाम बदल करके सीतानगर बनाने के लिए वोट मांगने का अच्छा खासा पैगाम आवाम को दिया जाता है। राम मंदिर बनने के बाद अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? भाई, अलीनगर का नाम बदलना तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। क्या मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है?
वो इंसान नहीं है। मैंने उनके दिमाग में ऐसा आया कि मुल्ला कितना बुरा शब्द है, तभी तो उन्होंने इस्तेमाल किया। सारी पार्टियों के चकाचौंध के बीच एक नई पार्टी निकल करके आती है जो बिहार के मुद्दों पर बात करती है, जो बात करती है कि बिहार में सड़कें नहीं हैं, जो बात करती है कि बिहार में बन रहे पुल टूट जाते हैं, जो बात करती है कि बिहार में जितने फ्लड्स आते हैं उसमें पीड़ितों की संख्या सैकड़ों से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय की बात करती है, बिहार में विमेन एजुकेशन की बात करती है, चाइल्ड एजुकेशन की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, और सिर्फ बात ही नहीं करती है बल्कि दूसरे स्टेट के साथ कंपैरिजन भी करती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये जन स्वराज पार्टी है। कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो भाषण में कहते हैं गिफ्ट सिटी की बात, कच्छ में सौर ऊर्जा के सेंटर की बात, इन्वेस्टमेंट समिट की बात, 75 साल के बाद गुजरात कैसा दिखेगा, कल्चर से एग्रीकल्चर तक गुजरात कैसे विश्व में सबसे आगे होगा, ये बात मोदी जी करते हैं गुजरात में। अच्छी बात है। गुजरात में वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में आए। बिहार में क्या कहा? सहरसा से सभी श्रमिक परिवार को सौराष्ट्र महाराष्ट्र जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं। सुरेश प्रभु जी ने एक नई घोषणा की है कि अब सामान्य रेलवे के ट्रेनों में 2 अनारक्षित डब्बे रहेंगे जिसमें बिहार के लोग लास्ट में भी लटक कर चले जाएंगे। ये मोदी जी के शब्द है। काराकाट में कहा कुशवाहा मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, मुसहर मेरा परिवार। तो हम लोग ये कह रहे हैं भैया प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हम मोदी जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है, वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। तो अभी आपने सुना प्रशांत किशोर को, जो जन स्वराज पार्टी को लीड कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस किसी भी नेता के बात पे नहीं आएगी, चाहे वो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, किसी भी हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेगी। मेरी जो ऑडियंस है, यानी कि आप सब, डेटा पे विश्वास करते हैं और डेटा के साथ चलते हैं, क्योंकि डेटा नेताओं के जबान से ज्यादा रिलायबल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की पड़ताल, हम और आप मिलकर के डेटा के साथ। जब बात डेटा की आती है तो सबसे ऊपर मैं रखता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपने कमाई हुई पूंजी को अपने एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ाने के लिए लगा रहे होते हैं। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, दूसरा एजुकेशन और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार का स्कोर 0.60 है, वहीं इंडिया का स्कोर 0.68 है। सरल भाषा में मैं आपको ये समझा दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर 0 से लेकर के 1 तक होता है। कोई भी स्टेट जो 1 से ज्यादा करीब है या कोई भी देश जो 1 के ज्यादा करीब है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा माना जाएगा। सैडली हमारा बिहार सारे स्टेट्स में सबसे निचले पायदान पे है व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति पूरे साल भर में औसतन कितना कमाता है, इसी को हम हिंदी में प्रति व्यक्ति आय और इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। बिहार के केस में पर कैपिटा इनकम एनुअल यानी कि सालाना 60,000 रुपए है। 60,000 रुपए का मतलब ये होता है कि बिहार जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं उन सब में बिहार आखिरी पायदान पे है। सैडली बिहार में लिटरेसी रेट 74% है। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में फीमेल लिटरेसी रेट 51.50% था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों में रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट 66% हो गई है, जो फिर से बिहार को पूरे देश के सारे स्टेट्स में सबसे निचले पायदान पर रखता है। यानी कि एजुकेशन में भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है। नीति आयोग ने 2020 में एक आंकड़ा निकाला था बिहार को लेकर के, जिसमें बिहार को वन ऑफ द लोएस्ट रैंक्स दिया था आउट ऑफ ऑल द यूनियन स्टेट्स, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहा गया कि तकरीबन 33% बिहारी ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी कि तकरीबन 94 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जो 6,000 पर मंथ से भी कम में गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। बाढ़, हर साल बाढ़ में सैकड़ों लोग मर जाते हैं। 2020 में 21 लोगों की मौत हुई, 2021 में 12 लोग,
2022 में तकरीबन 316 लोग मारे गए। बहुत सारे डेटा है जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ और मेरी वीडियो 3 से 4 घंटा बनेगी सिर्फ डेटा से, क्योंकि बिहार हर जगह बहुत लो परफॉर्मिंग है, बहुत लो परफॉर्मिंग है। हम कब तक ये कहते रहेंगे कि बिहार से ही लोकतंत्र का जन्म हुआ है, बिहार से ही हमारा एंशिएंट पास्ट जुड़ा हुआ है? हम कब तक अपने इतिहास पे गर्व करते रहेंगे और अपने वर्तमान को इग्नोर और नजरअंदाज करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस है, बहुत स्वर्णिम है और हमारा प्रेजेंट बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में किसी को अगर चढ़ाना होता है तो लोग कहते हैं बिहारी हो गया, महाराष्ट्र में किसी को चढ़ाना होता है तो कहते हैं बिहारी हो गया। बिहारी वर्ड जो एक समय में गर्व से लिया जाता था, आज इसकी प्रतिष्ठा गाली से भी बदतर क्यों होते जा रही है? सोचने की बात है और ये सोचना होगा हमें और आपको मिलकर के, जनता को मिलकर के। और जनता के पास एक ताकत है, वो है इस उंगली की ताकत, इस वोट की ताकत। और इस वोट की ताकत से आप इस बिहारी शब्द को, इसका स्वर्णिम काल इसे वापस कर सकते हो, इसका सम्मान इसे वापस कर सकते हो, इसकी प्रतिष्ठा इसे वापस करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि इस बार वोट, इस बार अपनी उंगली का इस्तेमाल धर्म और जात पात पर मत वेस्ट कर देना। विकास के मुद्दों पे वोट देना, मंदिर और मस्जिद पे मत कर देना। बात जब मंदिर और मस्जिद की आती है, मैं बहुत खुश होता था जब मैं पढ़ता था एंशिएंट हिस्ट्री में कि आज से 2000 साल पहले मंदिरों से आयुर्वेद निकलता था, मंदिरों से लोगों की इलाज होती थी। मैं बहुत खुश होता था ये पढ़ने में कि आज से 1000 साल पहले मस्जिदों से, मदरसाओं से इब्न सीना निकलते थे, जिसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जिससे इलाज होता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं पढ़ता था कि ग्रीक जो मिथोलॉजी है वहां से यूनानी मेडिसिन आते थे। मैं बहुत खुश होता था जब मैं पढ़ता था कि पहले के जो मंदिर थे वो और मस्जिद थे वो एक सोशल गैदरिंग का एक जरिया था। मैं खुश होता था। लेकिन ये सारी चीजें 2025 में नहीं है। ना ही किसी मस्जिद से कोई दवा निकल रहा है, ना ही किसी मंदिर से कोई आयुर्वेद निकल रहा है, ना ही किसी मदरसा से कोई बहुत बड़ा स्कॉलर निकल रहा है। पहले निकला करते थे, अब नहीं निकलते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपको स्कॉलर किससे चाहिए, स्कूल चाहिए उसमें। आपको देखना होगा कि आपके स्वास्थ्य के लिए अब मदरसा और मंदिर रेलेवेंट नहीं, हॉस्पिटल चाहिए। आपको देखना होगा कि आपको साफ सफाई चाहिए, आपको देखना होगा कि आपको अच्छे रोड्स चाहिए, आपको देखना होगा कि आपके बच्चों के लिए अच्छा रोजगार चाहिए। अगर ये सारी चीजें मंदिर और मस्जिद से मिल रही होती ना, मैं पहला इंसान होता पूरे कतार में तो मंदिर और मस्जिद के नारे लगा रहा होता। लेकिन सैडली ये चीजें आज मंदिर और मस्जिद से नहीं मिलती है। ये चीजें आपको मिलेंगी स्कूल से, अस्पताल से, पैसे से, इकोनॉमी से, रोजगार से। और इसी के लिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। थैंक यू।